सभी को वेलकम करता हूं। हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर के, वेलकम कर रहा हूं MSN 1 के साथ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 के साथ में। आज जो है हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है रीनल फेलुअर, यानी जो 2 तरीके से जो रीनल फेलुअर होता है, मतलब किडनी फेलुअर जो 2 तरीके से होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। तो आज जो है हम क्रॉनिक देखेंगे, और जब आप क्रॉनिक समझ जाएंगे तो एक्यूट भी आराम से समझ जाएंगे, और एग्जाम में कोई भी पूछेगा तो लिख देंगे। समझ गए? लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण। तीसरा प्रश्न जो है वो है आपका न्यूमोनिया के ऊपर। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो उसको जो है खाली नहीं जाने दे। समझ गए? चलिए देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे चीज़ें लिखा गया है कि दीर्घकालीन वृक्कीय विफलता क्रॉनिक रीनल फेलुअर क्या होता है। क्रॉनिक और एक्यूट, ये सब तो आप लोग जानते हैं कि क्रॉनिक मतलब दीर्घ होता है और एक्यूट मतलब अचानक से तीव्र होता है। जिसको एक्यूट प्रॉब्लम होता है यानी उसको अटैक कोई चीज़ जो है अचानक से किया है तीव्र गति से। अगर किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है मतलब उसको वो चीज़ें लंबे समय से ग्रसित है, तो ये क्रॉनिक होता है। तो क्रॉनिक रीनल फेलुअर का मतलब है कि यह तो होगा तो गुर्दा के ही रोग। तो यह एक किसका रोग है? गुर्दा, किडनी का रोग है, जिसमें लंबे समय तक कोई विकार रहने के कारण गुर्दे धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। यह एक अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल स्थिति होती है। देखिए क्रॉनिक है तो चूँकि यह गुर्दा का प्रॉब्लम है, किडनी का समस्या है, रोग है, जिसमें किडनी में कोई ऐसे समस्या होता है जो लंबे समय से जो है प्रॉब्लम रहता है किडनी में, तो उसके कारण धीरे धीरे जो है किडनी बंद होता है, काम करना बंद करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है प्रॉब्लम, वैसे वैसे किडनी भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और यह जो कंडीशन होता है यह इरिवर्सिबल होता है, मतलब अपरिवर्तनीय होता है। जब एक बार आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम के कारण अगर किडनी काम करना बंद कर दिया है तो फिर वह किडनी जो है सही नहीं हो सकता है। समझ गए? उसके लिए फिर जो है आपको ब्लड को शुद्धिकरण के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए फिर उसके लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जैसे डायलिसिस हो गया, समझ गए ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। तो ये सब करके जो है आप व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं। अन्यथा एक चीज़ और होता है किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी को प्रत्यारोपण करना, किसी स्वस्थ किडनी को लाकर उस व्यक्ति में लगाना, यही जो है आपका होता है। अगर दीर्घकालीन है, एक्यूट वाला है, तो अचानक से किसी कारण से किडनी आंशिक रूप से कम काम करेगा या थोड़ा देर के लिए काम करना अचानक से बंद कर देगा। तो एक्यूट वाला है, तो एक्यूट वाला में किडनी सही हो सकता है धीरे धीरे। अगर कोई अन्य कारण से हुआ है तो वो कारण जब सही हो जाएगा तो किडनी भी सही हो जाएगा। बट अगर क्रॉनिक के कारण अगर किडनी बंद हुआ है काम करना, मतलब किडनी फेल हो चुका है और वह किडनी अब फिर से अपरिवर्तन रहेगा, मतलब उसमें कोई अब चेंजेज नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो यही जो है आपका होता है चीज़। समझ गए? चलिए, अब किडनी जो है फेलुअर होने का क्या क्या कारण होता है इसका देखिए। यहाँ पे पहला है एक्यूट रीनल फेलुअर। अगर किडनी एक्यूट वाला है, अचानक से बार बार जो है किडनी काम करना बंद कर दे रहा है, और एक कंडीशन अगर बार बार हो रहा है, मतलब लंबे समय से चलते आ रहा है, तो यह एक्यूट रीनल फेलुअर क्रॉनिक में बदल जाएगा। ठीक है, तो एक कारण ये होगा। क्रॉनिक यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई लंबे समय से मूत्र से संबंधित जो है कोई रोग होगा। समझ गए? बार बार पाइलोनेफ्राइटिस, बार बार जो है पॉलीनेफ्राइटिस होना। ठीक है ना? उसके बाद है मतलब क्या समझे? नेफ्राइटिस, मतलब कहीं ना कहीं नेफ्रॉन का प्रॉब्लम जो कि गुर्दा में किडनी के अंदर होता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर है अगर बार बार बहुत रह रहा है, ये भी कारण बनता है। गुर्दे में कठोर कणों का जमाव, नेफ्रोस्क्लेरोसिस, गुर्दा में अगर कठोर कण सॉलिड जो जमा हो जाता है, इसके कारण भी आपका क्रॉनिक फेलुअर हो सकता है। गुर्दे में पथरी भी इसका कारण हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिन्स, दवाओं का लंबे समय से सेवन करना, जैसे एनसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड। ठीक है ना? कुछ नेफ्रोटॉक्सिन दवाइयाँ ले रहे हैं, समझ गए, जैसे एनसाइड और एमिनोग्लाइकोसाइड। तो ये सब जो है किडनी पर प्रभाव डालता है, किडनी फेल होता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर लंबे समय से डायबिटीज़ बार बार बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो ये फिर जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर खतरनाक वाला अगर बढ़ रहा है तो फिर जो है वह किडनी फेलुअर का संकेत है। समझ गए? गुर्दे में कैंसर,
क्या चीज़, नेफ्रोकैर्सिनोमा, समझ गए ना, कि किडनी में कैंसर हो जाएगा, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, समझ गए ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ओके, और लास्ट में टीबी। तो ये सब जो है कारण बनता है क्रॉनिक किडनी फेलुअर का। लक्षण क्या होता है, अगर किसी को किडनी फेल हो जाता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है, तो कॉमन सी बातें हैं कि जितना भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यूरिन निर्माण होता है, सब किडनी के द्वारा ही, उसके बाद ब्लड छनता है, तो ये सब होता है। देखिए, जैसे ही क्रॉनिक किडनी फेल हो जाएगा तो मूत्र में प्रोटीन आना शुरू हो जाएगा, प्रोटीनूरिया हो जाएगा, मूत्र की मात्रा कम होगा यानी ओलिगुरिया होगा, या मूत्र उत्सर्जन बंद भी हो सकता है तो इसे एनुरिया बोलते हैं, ठीक है। शरीर में गंभीर सूजन हो जाएगा। सूजन क्यों होगा, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलेगा नहीं, और जो पानी और जो ब्लड का संतुलन है, जो किडनी का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाना, वो हमारे शरीर में द्रव का मात्रा इनबैलेंस हो जाएगा, और ऐसे में जब शरीर में ओवर जब तरल पदार्थ से भरने लगेगा तो वह सूजन ही हो जाएगा, एडिमा। शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूत्र निर्माण दर जो है क्या हो जाएगा, मूत्र निर्माण दर जो है कम हो जाएगा, समझ गए ना, एक कम हो जाएगा, मूत्र निर्माण दर जो है कम हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, चूँकि किडनी ही खराब है तो मूत्र निर्माण दर कम हो ही जाएगा, समझ गए ना। मूत्र में कोशिकाएं एवं क्रिस्टल होना, मूत्र में क्या हो जाएगा कि क्रिस्टलीय, मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा वह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी आने लगेगा उसमें से, ठीक है। उसके बाद शरीर में संक्रमण होने लगेगा, ब्लड सही होगा ही नहीं, यूरिन भरने लगेगा तो शरीर में संक्रमण होगा ही होगा। उपापचय अम्लता, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मतलब शरीर में जो है अम्लता बढ़ने लगेगा, और जब शरीर में एक्सेसिव अगर अम्ल बढ़ जाएगा तो जानते ही हैं कि शरीर में विभिन्न प्रकार के चीज़ों को अम्ल नष्ट करने लगेगा। तो ये सब जो है आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगता है व्यक्ति के अंदर, समझ गए। तो ये सब लक्षण दिखाई देता है किडनी फेलुअर वाले में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए निदान, देखिए डायग्नोसिस, देखिए आप जो ये देख रहे हैं ना, तो लक्षण, कारण, निदान सब चीज़ सेम होगा एक्यूट वाला में भी, सिर्फ अर्थ चेंज हो जाएगा। एक्यूट और क्रोनिक का अर्थ चेंज हो जाएगा। एक्यूट जो होता है अचानक से और तीव्र गति से अटैक हुआ बीमारी होता है, लेकिन जो क्रोनिक होता है वह कहीं ना कहीं लंबे समय से, दीर्घ अवधि होता है, लंबे समय से चले आ रहा प्रॉब्लम होता है, और जिसके कारण अगर किडनी फेल होता है तो वह क्रोनिक फेलुअर होता है, समझ गए। चलिए, निदान इसका देखिए, इसमें कौन कौन से डायग्नोसिस होगा अगर किडनी फेल होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग होगा, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे कब होगा, समझ गए। रीनल, किडनी का जो आसपास के एरिया होता है कब का एक्सरे होगा। रीनल बायोप्सी किया जाएगा, समझ गए। रीनल यूएसजी अल्ट्रासाउंड होगा। यूरिन एनालिसिस, यूरिन का टेस्ट किया जाएगा और पता किया जाएगा कि अगर किडनी सही से काम करेगा तो यूरिन मतलब एकदम फ्रेश होगा, यूरिन में कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन जहाँ किडनी में प्रॉब्लम आएगा तो यूरिन के एनालिसिस में भी जो है पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सीटी स्कैन और खून जांच, ये सब एमआरआई किया जाता है। तो किडनी फेलुअर वाला में ये हो गया, क्रोनिक वाला में, ओके। चलिए, अब इसका जटिलता, कॉम्प्लिकेशन देखिए कि अगर मान गए किसी को किडनी फेल हो गया है क्रोनिक, तो उसके साथ में उसको और कौन कौन से समस्या उत्पन्न हो सकता है जिसको हम लोग जटिलता कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हाइपरवॉल्यूमिक शॉक, अब शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड तरल का जो है इम्बैलेंस हो जाएगा, तो शरीर में तरल जो है क्या होगा, बढ़ने से हाइपरवॉल्यूमिक शॉक भी लग सकता है, समझ गए ना। हृदय घात, हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड में पोटेशियम जो है लेवल बढ़ने लगेगा तो हार्ट अटैक होगा, ठीक है। फेफड़ों में सूजन हो जाएगा। सूजन क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो अपशिष्ट तरल है गंदा वाला बाहर नहीं निकलेगा, समझ गए ना। तंत्रिकीय विकार, न्यूरोपैथी होने लगेगा, ठीक है। यूरेमिक निमोनिया होगा, यूरिया बढ़ने से शरीर में यूरेमिक निमोनिया होगा। उपापचय अम्लता, मतलब शरीर में मेटाबॉलिज्म में अम्ल का मात्रा, अम्ल जो होता है उसका मात्रा बढ़ जाएगा, एसिड का। रेटिना में विकार होने लगेगा आँख का, समझ गए। लंबी बेहोशी, कोमा में पेशेंट जा सकता है, और लास्ट में मृत्यु भी कारण जटिलता इसका हो सकता है। तो जटिलता में देख लीजिए, हृदय रोग, फेफड़ों में सूजन, हाइपरवॉल्यूमिक शॉक, न्यूरोपैथी, यूरिक निमोनिया, उपापचय अम्लता, रेटिना में विकार, लंबी बेहोशी और मृत्यु, ये सब जो है जटिलता होता है किसका,
क्रॉनिक फेलुअर, रीनल फेलुअर, समझ गए। प्रबंधन इसका आप कैसे करेंगे, मतलब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। मैनेजमेंट में चूंकि यह एक अपरिवर्तनीयशील है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, मतलब ये जब एक बार फेल हो गया किडनी लंबे समय तक के लिए क्रॉनिक रूप से, तो ये फिर से जो है परिवर्तन नहीं हो सकता है इसमें, समझ गए ना। एवं किडनी को जितनी हानि हो चुकी होती है वह ठीक नहीं होती है, हो सकती है, अतः इसके आगे के उपचार हेतु, ठीक है ना। देखिए, किडनी का जितना भाग या कंप्लीट रूप से भी किडनी खराब हो जाएगा, या जितना भी भाग अगर किडनी का खराब हो चुका है क्रॉनिक रूप से, तो यह जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रबंध, जो उपचार है वह देखिए कैसे होता है। तो एक हेमोडायलिसिस होता है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं डायलिसिस के बारे में। हेमोडायलिसिस जिसमें ब्लड को क्या किया जाता है, एक मशीन के द्वारा प्यूरिफाई किया जाता है और फिर से शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो हेमोडायलिसिस होता है। या फिर दूसरा भी हम लोग डायलिसिस देखे थे, पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेरिनियम क्षेत्र के गुहाओं में जो है क्या किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, और ये डायलिसिस होता है, समझ गए। तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया। तो 2 डायलिसिस होता है जो कि प्रबंध है इसका। तीसरा प्रबंध है, अगर किडनी कंप्लीट रूप से ख़त्म हो चुका है, फेल हो चुका है, तो उस कंडीशन में अगर व्यक्ति को बार बार परेशानी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा अगर किडनी को जो है ख़राब होता है, फेल होता है, तो ऐसे में अगर लंबे समय के व्यक्ति को ज़िंदा रखना चाहते हैं या फिर बार बार परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए रीनल ट्रांसप्लांट होता है, समझ गए ना, रीनल ट्रांसप्लांट होता है। अब ये रीनल ट्रांसप्लांट क्या होता है कि जिनका भी किडनी ख़राब हो जाता है, तो उनको किडनी को जो है निकाल कर एक स्वस्थ व्यक्ति के किडनी को जो है क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, और व्यक्ति जो होता है ना वह एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, समझ गए। परंतु उसके बाद उसको जीवन भर रक्षक दवाओं, इम्यूनो सप्रेसिएंट पर रहना पड़ता है, समझ गए। तो ये जो है आपका होता है रीनल ट्रांसप्लांट में। तो ये चीज़ समझ गए। तीसरा प्रबंध किडनी लगाना, ठीक है। चौथा है एंटीबायोटिक थेरेपी, समझ गए ना, दिया जाता है संक्रमण वगैरह से बचाव के लिए, तथा रोगी को विटामिन डी का जो है पूरक दवाई देते हैं। डायूरेटिक थेरेपी जैसे मेनिनटॉल, टर्सेमाइड और फुरसेमाइड, ये सब जो है क्या करता है, मूत्र को निर्माण को बढ़ाता है, शरीर से तरल को कम करता है। तो ये डायूरेटिक थेरेपी में सब किया जाता है, ठीक है। सातवां यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लो प्रोटीन वाला भोजन दिया जाता है, हाई कैलोरी वाला दिया जाता है, लो सोडियम डाइट एंड लेस फ्लूइड दिया जाता है। मतलब जिसका किडनी खराब हो चुका हो तो उसे जो है थोड़ा थोड़ा करके शरीर में जो है तरल चीज़ें दिया जाता है, ज़्यादा तरल नहीं दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा तरल देंगे फिर शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा तरल हो, चूँकि मूत्र का निर्माण ही नहीं होगा। तो ऐसे में शरीर में तरल का स्टोर बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगा, शरीर में सूजन हो जाएगा। तो कम फ्लूइड देंगे, सोडियम भी कम सोडियम वाला भोजन देंगे, लो प्रोटीन देंगे तथा हाई कैलोरी वाला देंगे जिससे ऊर्जा बना रहे। लास्ट में गैस ना बने इसके लिए एंटासिड देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एनीमिया के उपचार हेतु आयरन, फॉलिक एसिड थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सब किया जाएगा। क्योंकि ब्लड के प्यूरिफाई करेगा ही नहीं, किडनी है ही नहीं, फेल हो चुका है, तो ऐसे में एनीमिया हो सकता है पेशेंट में। तो इसलिए जो है उसे आयरन, फॉलिक एसिड थेरेपी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, एक है एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देंगे, उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ देते हैं। तो ये जो है आपका प्रबंध हो गया। अब एक किडनी खराब व्यक्ति को जो है कौन कौन से चीज़ें होगा नर्सिंग प्रबंध में, तो आपको जो है नर्सिंग प्रबंध में पॉइंट को सिलेक्ट करना है, समझ गए ना, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग प्रबंध लिखेंगे, तो आप नर्सिंग प्रबंध खुद से लिख लीजिएगा, समझ गए। चलिए, ये हो गया, ये प्रश्न यहाँ पे द एंड हो गया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आ गया आप सभी के लिए कि क्या चीज़, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या चीज़, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि किडनी गुर्दा प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण मतलब किडनी, एक स्वस्थ व्यक्ति का किडनी किसी दूसरे व्यक्ति में जो रोगी हो किडनी का, जिसका किडनी फेल हो चुका हो, उसमें जो है आरोपित करना, शिफ्ट करना ही गुर्दा प्रत्यारोपण कहलाता है। अब इसके लिए अलग अलग निर्देश है, अनिर्देश है। निर्देश मतलब कब ये निर्देश करता है कि किसी को किडनी प्रत्यारोपित मतलब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। कब यह जो है अनिर्देश करता है, कंट्रा इंडिकेशन करता है कि व्यक्ति को इन कंडीशनों में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, तो उस सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ को जान लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है, गुर्दा प्रत्यारोपण, ठीक है। चलिए देखिए,
देखिए यहाँ पे गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की शल्य क्रिया होती है। गुर्दा जो प्रत्यारोपण होता है ना, यह एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। जब रोगी की किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देती है तो ऐसे रोगी में स्वस्थ किडनी प्रत्यारोपित की जाती है। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त की जाती है। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि यह एक गुर्दा प्रत्यारोपण जो होता है यह एक शल्य क्रिया है। अब इसमें होता है कि जो रोगी होता है उसका किडनी हमेशा के लिए समान रूप से कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक स्वस्थ व्यक्ति का एक स्वस्थ किडनी को प्रत्यारोपित की जाती है किडनी से प्रभावित रोगी में, जिसमें स्वस्थ किडनी जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति या फिर जो है जीवित व्यक्ति या फिर मृत दाता से प्राप्त किया जाता है। मतलब जो मरने वाला हो, समझ गए, या फिर जो जीवित व्यक्ति हो उनसे जो है यह किडनी प्राप्त करके किसी खराब किडनी वाले व्यक्ति में शिफ्ट किया जाता है। तो यही जो है गुर्दा प्रत्यारोपण होता है, समझ गए। चलिए, अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि गुर्दा प्रत्यारोपण किन किन सिचुएशनों में किया जाएगा, मतलब किन किन जगहों पर यह संकेत करेगा कि आप जो है गुर्दा प्रत्यारोपण कर सकते हैं, कौन कौन से जगह पर। चलिए देखिए, क्रॉनिक रीनल, अगर किसी का किडनी लंबे समय से प्रॉब्लम के कारण ख़राब हो चुका है, मतलब क्रॉनिक रीनल फेलुअर है, तो उसमें जो है आप जो है गुर्दा प्रत्यारोपण कर सकते हैं, जो कि इससे पहले भी हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलुअर के प्रबंध में देखे हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, समझ गए ना। तो यहाँ भी संकेत होगा इसमें, समझ गए। या क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी के नेफ्रॉन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है और वह लंबे समय वाला है, क्रॉनिक वाला है, तो उसमें जो है यह संकेत करता है किडनी ट्रांसप्लांट का, ठीक है। या फिर किडनी में कैंसर है तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, या फिर किडनी में किसी भी प्रकार के ट्यूमर यानी गांठ है तो ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। या फिर ऑटो इम्यूनी गुर्दा रोग है, मतलब आपके जो इम्यूनी सिस्टम है किडनी का वो डिजीज हो जाएगा, समझ गए। जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार है, अगर कोई बच्चा जन्म लिया है और उसको किडनी से संबंधित कोई जन्मजात ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अवरोधी विकार है तो उसको जो है किडनी बदला जाएगा, ठीक है। गुर्दा रोग की अंतिम अवस्था, एंड स्टेज ऑफ किडनी स्टेज, किडनी अगर अपने अंतिम स्टेज में है इसका प्रॉब्लम, तो उस अवस्था में जो है किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। गुड पास्चर सिंड्रोम, अगर किसी में गुड पास्चर सिंड्रोम है तो इस कंडीशन में भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट करने का निर्देश है, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, अगर किसी को हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होता है तो इस कंडीशन में भी जो है गुर्दा प्रत्यारोपण करने का निर्देश देता है। तो कुल जो है आप लोग यहाँ पे देख लिए किन किन कंडीशनों में गुर्दा प्रत्यारोपण किया जा सकता है। क्रॉनिक रीनल फेलुअर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी कैंसर, किडनी में गांठ, स्वप्रतिरक्षी गुर्दा रोग, जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार, गुर्दा का अंतिम अवस्था, गुड पास्चर सिंड्रोम, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ये सब जो है आपके निर्देश है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। अब बात आता है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट तो ये तो निर्देश देख लिए कि कहाँ कहाँ किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन अब हम लोग और निर्देश देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में मतलब किस किस सिचुएशन में किडनी जो है ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, तो यही अनिर्देश है, देख लीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, किसी किडनी ख़राब है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से पीड़ित है वो, तो उसमें ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। या फिर उसमें जो मेलिग्नेंसी है वह एक्टिव है तो उसमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा। किसी को अगर पल्मोनरी इनसुफिशियंस है, मतलब उसका फेफड़ा जो है अक्षमता है, कमज़ोर है, तो इसमें नहीं किया जाएगा। कार्डियक इनसफिशियंस है, किसी का अगर हृदय से प्रॉब्लम है और हृदय क्षमता उसका कम है तो इसमें भी नहीं किया जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट है हिपेटिक रोग। हिपेटिक रोग मतलब किसी के लीवर में जो लीवर से संबंधित किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो है ये चीज़ें नहीं किया जाएगा। तो ये कुल प्रकार यहाँ पे देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पल्मोनरी इफिशियंसी और कार्डियक इनसफिशियंसी, हिपेटिक रोग और एक्टिव मेलिग्नेंस और इन्फेक्शन, ये सब में जो है आपके नहीं किया जाएगा क्या चीज़, किडनी ट्रांसप्लांट, समझ गए। यही कंट्राइंडिकेशन है और निर्देश है। अब किडनी ट्रांसप्लांट करने का क्या क्या जटिलता हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट करते समय या जिसमें अगर किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम दिख सकता है इस ट्रांसप्लांट करने के साथ में, तो देख लीजिए।
सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो उस कंडीशन में अगर थोड़ा भी लापरवाही होगा तो संक्रमण और सेप्सिस हो सकता है। ठीक है। उच्च रक्तचाप, व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है किडनी लगाने से। ठीक है। लीवर सिरोसिस, लीवर में जो है प्रॉब्लम हो जाएगा व्यक्ति को। ठीक है। उसके बाद है द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होना। जैसे ही किडनी लगाएंगे, पहले से उसका किडनी बंद था और जैसे ही किडनी लगाएंगे तो इसका जटिलता ये हो सकता है कि उसमें द्रव और इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन होने लगे। कार्डियक डिसअर्थमिया, मतलब जो हृदय है वो हृदय में प्रॉब्लम हो जाए। और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना। तो ये सब जो है व्यक्ति में जो है क्या जटिलता दिखता है। संक्रमण, सेप्सी, उच्च रक्तचाप, लीवर सिरोसिस, द्रव इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस, कार्डियक डिसअर्थमिया और हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, तो ये सब जो है आपका जटिलता होता है किडनी गुर्दा प्रत्यारोपण में। ठीक है। अब इसका प्रोसीड्यूर देख लीजिए, मतलब प्रक्रिया देख लीजिए कैसे कैसे व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सबसे है किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्जन दल द्वारा किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जन जो है किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है। जो इनके स्पेशल होते हैं, अनुभवी होते हैं, वही जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है। रोगी को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, रोगी को जो है समान एनेस्थेसिया दिया जाता है। समझ गए। इंसिजन लगाकर लक्षित स्थान पर पहुंचा जाता है, मतलब चीरा लगाया जाता है। इंसिजन मतलब चीरा लगाया जाता है और जहां भी हमें जाना है जिस जगह पर, वहीं पे जो है इंसिजन करके वहां पहुंचा जाता है उस जगह पर। ठीक है। रोगी में स्वस्थ गुर्दा हेल्दी किडनी प्रत्यारोपित की जाती है। जब चीरा लग जाता है तो वहाँ पे जो है स्वस्थ किडनी को फिट किया जाता है। समझ गए। पांचवा है इसे पेरिटोनियम से बाहर इलियाइक फोसा में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब जो किडनी लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है, उसको पेरिटोनियम जो होता है, पेरिटोनियम से बाहर जो इलियक फोसा होता है वहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि किडनी ट्रांसप्लांट में जो है किडनी कहाँ पर प्रत्यारोपित किया जाता है, तो पेरिटोनियम के बाहर इलियक फोसा में। समझ गए ना। चलिए, स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण आगे की तरफ किया जाता है। जो स्वस्थ किडनी होता है ना, उसका प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन आगे की तरफ किया जाता है। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए, सातवां है प्रत्यारोपण के दौरान डोनेट किडनी की रीनल आर्टरी को इंटरनल इलियाइक आर्टरी से तथा रीनल वेन को इलियाइक वेन से जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या समझे कि जो प्रत्यारोपण जो होता है इस दौरान, चूँकि हृदय किडनी प्रत्यारोपित किया जाता है तो उसको तो कहीं ना कहीं से ब्लड चाहिए तभी वो जिंदा रह पाएगा अंदर में। तो उसके जो ब्लड सप्लाई के लिए जो आर्टरी होता है, तो उस डोनेट जो किडनी है उसके रीनल आर्टरी को इंटरनल जो इलियाइक आर्टरी है उससे जोड़ा जाता है, तथा जो रीनल वेन है, मतलब जो गुर्दा का वेन है, उसको जो है इलियाइक वेन से जोड़ दिया जाता है। चूँकि यह शिफ्ट कहाँ किया जाता है, इलियाइक फोसा में। तो अब इलियाइक फोसा में जब शिफ्ट किया जाता है किडनी, डोनेट किडनी को, तो उसको जो है इलियाइक आर्टरी और इलियाइक वेन जो है आपस में आपको रीनल वेन और रीनल आर्टरी से जुड़ता है। समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। समझ गए। आठवां है प्रक्रिया के दौरान सख्त बीत संक्रमित तकनीक का उपयोग किया जाता है, मतलब कंप्लीट यानी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये आठवां प्रोसेस है। ठीक है। तो प्रोसेस समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखभाल देखिए, किसी भी किडनी ट्रांसप्लांट वाले में जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के दौरान और उसके बाद होने वाला देखभाल आप सभी से पूछ सकता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम रोगी को पेट के बल अवस्था में प्रोन पोजीशन में लिटाया जाता है। जिनको भी जो है इस दौरान, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान पेशेंट को जो है पेट के बल अवस्था में प्रोन पोजीशन में लिटाया जाता है। ठीक है। रोगी को आईवी फ्लूइड, इंट्रावेन फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है। ठीक है। रोगी को जैविक चिन्हों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। जो रोगी होते हैं उनके जो भी वाइटल साइन है लगातार उनको जो है मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है स्क्रीन पर। ठीक है। रोगी के जैविक चिन्हों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बारे में तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो डॉक्टर को तुरंत जो है सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है सर्जरी के दौरान एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखा जाता है, मतलब पूर्ण रूप से जो है रोगाणु मुक्त तकनीक का उपयोग रखा जाता है। समझ गए ना। रोगी के आसपास सभी आपातकालीन दवाइयाँ तैयार रखी जाती है ताकि कोई भी इमरजेंसी के हालात पैदा होने पर तुरंत दवाइयाँ दिया जा सके।
सर्जन को आवश्यक उपकरण समय समय पर प्रदान कर सहायता की जाती है। अब जो सर्जन होते हैं उनको जो है उस दौरान ट्रांसप्लेंट करते दौरान अगर कोई उपकरण की आवश्यकता होती है तो जो है वहाँ पे जो होते हैं स्टाफ वो जो है मदद करते हैं। तो ये तो हो गया आपका दौरान। 8वां यहाँ पे देखिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सभी रिकॉर्ड सहित रोगी को आईसीयू या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ गए? तो ये हो गया दौरान, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान देखभाल। अब हम लोग देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद का देखभाल। समझ गए? चलिए, रोगी को सभी पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयाँ दी जाती है। सर्जरी के बाद जो जो पोस्ट ऑपरेटिव दवाइयाँ होती है सभी दिया जाता है। ठीक है, रोगी को सभी एमिनो सफिशिएंट दवाएं दिए जाते हैं। समझ गए ना? ये चीज़ें याद रखिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव और इम्यूनो सप्रीशिएंट दवाई दिया जाता है। नम्न ओट थेरेपी देते हैं। समझ गए ना? ऑक्सीजन। रोगी को आवश्यकता अनुसार रक्त, प्लाज्मा या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। रोगी को अगर ब्लड में जो भी ज़रूरत हो रक्त, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स, उसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, चूँकि इस सर्जरी के बाद कमी हो सकता है उसके ब्लड में। ठीक है ना? नेक्स्ट है, रोगी की स्थिति समान होने तक निर्देशानुसार वाइटल साइन, जैविक चिन्हों का लगातार मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, रोगी को स्थिति समान होने तक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आखिरी है कि सभी नर्सिंग प्रक्रियाओं का अवश्य रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये जो है किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले और करने के बाद जो है नर्सिंग देखभाल देख लिए हम लोग। अब जो है चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और तीनों के तीनों जो प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन है और तीनों के तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देख सकते हैं यहाँ पे निमोनिया के ऊपर है। इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, सभी चीज़ें जो है देखना है निमोनिया के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे निमोनिया के वर्ड मीनिंग अच्छे से देख लीजिए। बहुत लोग गलत लिखते हैं। रियल निमोनिया का जो है यही आपका वर्ड मीनिंग है। ठीक है, चलिए निमोनिया क्या होता है तो देखिए, आमतौर पर सीधा समझिए, निमोनिया जो होता है यह क्या होता है, आपके फेफड़े का एक संक्रमण है जिसमें फेफड़ा में सूजन होगा, फेफड़ा में दर्द होगा। समझ गए? पस मवाद बनेगा, यानी फेफड़ा का पूर्ण रूप से संक्रमण ही निमोनिया होता है। समझ गए? जो आपको मैं बता दूं, इससे कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो निमोनिया का जो बाहरी परत, जो पैरेन्काइमा होता है, फेफड़ा के बाहरी परत जो पैरेन्काइमा है, उसको जो है संक्रमण और प्रदाह को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनाइटिस बोलते हैं। समझ गए ना? पैरेन्काइमा में यानी फेफड़ा के बाहरी परत में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनाइटिस बोलते हैं। समझ गए? और इसी को जो है हम लोग निमोनिया यहाँ पे कहते हैं। समझ गए ना चीज़ को? चलिए, निमोनाइटिस का मतलब क्या है कि निमोनिया में जो बाहरी परत है, पैरेन्काइमा के जो आपका बाहरी परत है, उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होना ही जो है निमोनाइटिस कहलाता है। जो कि फेफड़ा के भी जो परत होता है, फेफड़ा में भी तो ही होता है ना कि फेफड़ा में संक्रमण और प्रदाह जो है निमोनिया कहलाता है। तो यही जो है आपका निमोनाइटिस और क्या हो गया, निमोनिया हो गया। समझ गए चीज़ को? चलिए, कारण क्या होता है इसका देख लीजिए। तो कारण में अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस, अलग अलग कवक, समझ गए, होते हैं। फिलहाल देख लीजिए कौन से वायरस, कौन से बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में बात किया जाए तो डिप्लोकोकस निमोनिया होता है बैक्टीरिया, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है। निमोनिया अगर बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन है तो एक होता है डिप्लोकोकस निमोनिया और एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये दो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है अगर बैक्टीरिया रीजन है तो। अगर वायरस रीजन है तो आपके सामने साइटोमेगलो वायरस हो सकता है, या एडिनो वायरस हो सकता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस, या फिर पैरामेक्सिको वायरस इसका रीजन हो सकता है अगर वायरस के कारण अगर निमोनिया हो रहा है तो। समझ गए ना? तो ये चीज़ें याद रखिएगा, साइटोमेगलो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामिक्सो वायरस, ये जो है आपका वायरस के कारण होने वाला क्या है, निमोनिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कवक के कारण निमोनिया है तो कैंडिडा की प्रजाति जैसे एस्परीगिलस और हिस्टेप्लेमोसिस, समझ गए ना? तो ये सब याद रखिएगा, कवक के कारण भी ये होता है। ओके, नेक्स्ट कुछ अदर कारण भी है निमोनिया होने का, जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग करने से भी आपके जो है लंग्स में, फेफड़ा में हानि पहुँचेगा। समझ गए? तो इसका ये भी कारण होता है। एल्कोहल ड्रिंकिंग, शराब पीना भी इसका एक रीज़न हो सकता है। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन भी इसका रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट है गंभीर कुपोषण, सीवियर माल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है। गंभीर संक्रमण, सीवियर इन्फेक्शन भी इसका कारण बन सकता है निमोनिया होने का। ठीक है ना?
उसके बाद है भीड़ भाड़ इलाके में रहना जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह उड़ता हो, एड्स भी इसका कारण हो सकता है। या फिर URTI, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपरी श्वसन मार्ग में संक्रमण भी इसका कारण हो सकता है। और लास्ट है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, समझ गए ना, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी ले रहे हैं तो यह भी कारण बनेगा। और डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण भी आपके निमोनिया का कारण बनता है, समझ गए। तो निमोनिया के ढेर सारा कारण है, जो कि आपको 3 कारण तो हो गया, कवक, जीवाणु और विषाणु, वो हो गया। उसके बाद धूम्रपान, स्मोकिंग, समझ गए ना, वायु प्रदूषण, गंभीर जो है कुपोषण, शराब पीना, इस सबसे फेफड़ा में प्रॉब्लम होता है और फिर निमोनिया का रूप लेता है। गंभीर संक्रमण, गंभीर कुपोषण, ऊपरी श्वसन मार्ग, एड्स, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, निर्जलीकरण, ये सब जो है आपके होते हैं कारण, समझ गए। लक्षण क्या होता है, अगर किसी में निमोनिया होता है, यानी किसी का लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स पूर्ण तरीक़ा से जो सूक्ष्म जीव है वह खा चुका है, उसको चट कर चुका है, ख़त्म कर चुका है, तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है देख लीजिए। लंग्स खराब होगा, लंग्स में इन्फेक्शन होगा तो खांसी होगा ही होगा, बुखार भी रहेगा, भूख नहीं लगेगा, गले में खराश दर्द रहेगा, बलगम अधिक निर्माण होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, मांसपेशियों में दर्द होंगे। तो ये सब जो है आपके कारण है, समझ गए ना, लक्षण है, समझ गए। उसके बाद है कमजोरी और थकान भी है। और प्लूराइड चेस्ट पेन है, मतलब प्लूराइड चेस्ट पेन है, मतलब इस प्लूरल के कारण, फेफड़ा के कारण चेस्ट में पेन होगा। तो ये सब जो है आपके लक्षण दिखाई देता है। नॉर्मली आप एक दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं कि अगर किसी को फेफड़ा में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको किन किन लक्षणों को दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लिए। चलिए निदान देखिए, डायग्नोसिस देखिए, इसमें कौन कौन से डायग्नोसिस होता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, ये तो किसी भी बीमारी के लिए है। शारीरिक परीक्षण भी किसी भी बीमारी में लिख देंगे, चलेगा। नेक्स्ट है, अब चूंकि फेफड़ा में प्रॉब्लम है जो कि थोरेटिक कैविटी में होता है, तो उसके लिए एक्सरे है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड कल्चर टेस्ट होता है, लंग्स बायोप्सी होता है, सभी ऑर्गेन का अपना अपना बायोप्सी होता है, तो लंग्स का भी बायोप्सी होगा। WBC का काउंट किया जाएगा कि भाई WBC जैसे ही अगर इन्फेक्शन आप पर अटैक कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं WBC आपका लॉस हो रहा है या लॉस है, तो WBC काउंट टेस्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकिया को देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पुटम का टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और ABG आर्टियर ब्लड गैसेज एनालिसिस किया जाएगा। तो ये जो है आपके कुल 9 प्रकार से निमोनिया में चीज़ों को चेक कर सकते हैं, समझ गए, जो कि एक्सरे से लेकर ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस तक ये चीज़ें होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए ब्रोंकोस्कोपी, स्पुटम टेस्ट और WBC काउंट, ये सब होता है, समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए कॉम्प्लिकेशन, जटिलता क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। किसी को अगर निमोनिया होता है, फेफड़ा में इन्फेक्शन होता है, फेफड़े के बाहरी परत में, तो उनमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या होगा जटिलता, उसके साथ में क्या क्या जटिलता होगा देख लीजिए। फेफड़ों में तरल या पानी भरना, प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा। अगर किसी को फेफड़ा में बहुत ज़्यादा संक्रमण है, फेफड़ा में जो है सूक्ष्म जीव फेफड़ा को धीरे धीरे खा जा रहा है, नष्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में, या फिर उसमें फंगी कवक लग चुका है फेफड़ा में, तो उसमें जो है पानी भरने लगता है या तरल भरने लगता है, प्लूरल इफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। फेफड़ों में मवाद बनता है, एम्फाइमा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है फेफड़ों में घाव होना, लंग अपसेस हो जाता है। और वो एक है कि रक्त में O2 की गंभीर कमी हो जाता है, सीवियर हाइपोक्सेमिया हो जाता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि लंग्स काम नहीं करेगा तो ब्लड जो है सही से, ब्लड में जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, एयर नहीं आएगा, तो ये जो है व्यक्ति के अंदर होता है जटिलता में। नेक्स्ट है श्वसन तंत्र असफल हो जाएगा, रिस्पायरेटरी फेलुअर हो जाएगा। एंडोकार्डियम पर्दा, मतलब जो हृदय का आंतरिक परत है, जो हार्ट से कहीं ना कहीं आसपास है, हार्ट का मतलब जो हृदय का जो आंतरिक परत है, इंडोकार्डियम, इसमें पर्दा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लंग्स के अटैच में होने से इसमें भी संक्रमण हो सकता है, तो इसलिए इंडोकार्डिटाइटिस भी हो सकता है और लास्ट में एक डेथ भी हो सकता है। ये इसका जटिलता हो गया, समझ गए चीज़ को। चलिए उपचार में क्या क्या होगा, इसके उपचार में देख लीजिए उपचार में क्या क्या होगा। तो एंटीबायोटिक थेरेपी संक्रमण के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ देना, एंटीबायोटिक थेरेपी देना। जैसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के आधार पर दी जाती है, समझ गए ना। कॉजेटिव मतलब कारण, सूक्ष्म जीव के कारणों के आधार पर, मतलब कौन से सूक्ष्म जीव के कारण हुआ है उसके आधार पर जो है ये एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाता है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन, यह ड्रग ऑफ चॉइस है, यह जो है दवाओं का पसंद है पेनिसिलिन, ठीक है ना।
उसके बाद है मैक्रोलाइड, यह 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। जिसको निमोनिया होता है उसको मैक्रोलाइड 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। अन्य एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन, ये सब जो है अन्य एंटीबायोटिक की दवाइयाँ हैं, थेरेपी है, ये सब दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ड्रग थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट है एंटीवायरल थेरेपी, यानी जो वायरल को रोकता है, वायरल संक्रमण को। ठीक है, जैसे एसाइक्लोवीर, रिमानेटाइडिन, एमेनेटाइडिन और एंजिस्क्लोवीर। ठीक है ना, एंजिस्क्लोवीर समझ गए ना, गेंसिक्लोवीर और एमेंटाडिन और रिमेंटाडिन समझ गए, और एस्क्लोवीर। तो ये सब जो है आपको एंटीवायरल दवाइयाँ होता है जो वायरल को रोकता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराया जाता है पेशेंट को। रोगी को ब्रोंकोडिलेटर भी दिए जाते हैं जो क्या करता है, ब्रोंकिया को खोलता है और वायु मार्ग को आसान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रोगी को इंडोट्रेकियल इंटूबेशन भी किया जाता है। समझ गए, रोगी को ओ थेरेपी भी दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार जो है रोगी को क्या किया जाता है, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, दर्द के लिए एनाल्जेसिक और एंटीइमेटिक्स मतलब उल्टी रोकने के लिए दवाइयाँ, ये सब आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। समझ गए चीज़ को। और अब उपचार में इतना सारा होता है। अब नर्सिंग प्रबंध में आपको खुद से लिखना है कि किसी पेशेंट का जो है फेफड़ा में अगर संक्रमण है, निमोनिया है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम के आधार पर आप एज ए नर्स देखभाल लिखेंगे। समझ गए, तो ये जो है नर्सिंग देखभाल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नीचे में। बाकी हम लोग जो इम्पोर्टेंट था मैंने करा दिया तीनों प्रश्न को अच्छे से। अब आपको ये करना है कि जिस भी प्रश्न में दिक्कत लगे उसको एक बार बैक करके रोकिए वहाँ पे और खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए। समझ गए, जिससे दिमाग में रिकैप होगा, रिवाइज होगा, तो आपको याद होगा। समझ गए। बाकी मैं कहूँगा कि 30-35 मिनट का वीडियो होता है, अगर आप 1 से 2 बार भी वीडियो देखते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आपका मन है। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।